बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यही कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। वहाँ जाकर के सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार भी एक साथ ही एक फ्लाइट में बैठ करके दिल्ली पहुंचे। ये कल का मामला है। आपको बता दो कि कल दिल्ली पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि धैर्य के साथ देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा भारत महान है। देश का मिजाज मोदी के खिलाफ रहा है। हमें खुशी है कि देश के लोगों ने संविधान और फिर लोकतंत्र बचाने के लिए मत दिया है और फिर जो तानाशाही रही मोदी की उसको जनता ने सबक सिखाया दिया है। देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जहाँ तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता बेकार की बातें सुनना नहीं चाहती है। यह पीएम मोदी 10 साल शासन में रहे लेकिन काम नहीं की, मुद्दे की बात नहीं कर रहे थे। इसीलिए उनको जनता ने सबक सिखा दिया है। पूरे देश का लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल चर्चा में आने की वजह यह है कि वह बीजेपी के लिए किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी के पास खुद का भी बहुमत नहीं आई है। बीजेपी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे ही बैठी है। ऐसे में अब ये दोनों नेता पीएम से भी अधिक पावरफुल नजर आएंगे। नीतीश कुमार की पहली मांग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना और स्पेशल पैकेज दिलवाना ताकि बिहार के विकास को और गति मिल सके। दूसरी मांग की बात करें तो वे पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाने की है। वहीं पर तीसरी मांग की बात करें तो वे यही कि बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने की। नीतीश कुमार ने बिहार में 12 लोकसभा सीट जीत करके एनडीए के लिए मजबूत पिलर बने हैं। वहीं पर नीतीश कुमार अब बिहार के विकास के लिए हर मांग पूरी करवाने की ताकत रखते हैं। नीतीश बाबू पलटी मारो हम तुम्हारे साथ है। नीतीश बाबू जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ये नारा दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर सैकड़ों समर्थक खड़े होकर के ये नारा लगा रहे हैं। वहीं कार्यालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। वहीं बाहर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। ये वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापस लाने के लिए नारेबाजी हुई। वहीं पर कार्यालय के अंदर राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग की, जहां बाहर नारेबाजी हुई। कार्यकर्ता नारे लगाते रहे कि नीतीश कुमार पलटी मारो हम तुम्हारे साथ हैं। नीतीश बाबू जल्दी आओ जल्दी आओ। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार एनडीए को झटका लगा है। बिहार में जहां वहीं पर इंडिया गठबंधन के लिए राहत वाली खबर है। एक और जहां एनडीए को 293 सीट मिली तो फिर वहीं पर इंडिया गठबंधन को 238 सीट मिली है। ऐसे में एक और जहां एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं तो फिर वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन एनडीए को तोड़ करके खुद सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है। इस बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम नीतीश कुमार को जल्द ही इंडिया गठबंधन में लाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों बिहार के काराकाट हॉट सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पवन सिंह को भारी मतों से शिकस्त दी है। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर चले गए। ऐसे में ओबरा से आरजेडी के विधायक ने बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की हार के जिम्मेदार अगर कोई है तो वे भाजपा के लोग हैं। भाजपा के लोगों ने ही उपेंद्र कुशवाहा को जानबूझ करके हराया है। बीजेपी पर आरजेडी विधायक ऋषि कुमार ने एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की हार का ठिकरा भाजपा पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए अपने नेता और फिर कार्यकर्ता पवन सिंह को मैदान में उतारा था। माले के राजा राम सिंह अपने मेरिट पर चुनाव जीते हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा के लोगों ने हराया है। उन्होंने काराकाट सीट पर माले के प्रत्याशी की जीत के बाद बयान देते हुए कहा कि भाजपा नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए अपने पार्टी के स्टार प्रचारक पवन सिंह को निर्दलीय मैदान में उतार दिया और बाद में पवन सिंह को पार्टी से बाहर निकालने का ड्रामा किया। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हार गए। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव की जीत ने कई बड़े और फिर कद्दावर नेताओं की नींद उड़ा दी है। माय समीकरण की प्रयोगशाला माने जाने वाली सीमांचल के पूर्णिया से पप्पू यादव की जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव के माय समीकरण को ध्वस्त करके पप्पू यादव ने राजद के माय के बाद अब बाप यानी कि बहुजन अग्रा आदि आबादी और फिर पुअर को भी साधने का प्रयास किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें हर जाति समुदाय का वोट मिला है। चुनाव परिणाम इस ओर इशारा भी कर रहा है। भाजपा का गढ़ माने जाने वाले पूर्णिया सदर विधानसभा
क्षेत्र से पप्पू यादव की बढ़त भी सोचनीय है। निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद भी अपने को कांग्रेस का सिपाही बताते हुए पप्पू यादव पूरे चुनाव के दौरान राहुल और फिर प्रियंका गांधी की चर्चा करते नहीं थक रहे थे। जीत के बाद कांग्रेस की पप्पू यादव पर कृपा बरस सकती है। जी हाँ, इस चुनाव में उनके राजनीतिक कद को काफी बढ़ा दिया गया है। यह पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव एकमात्र ऐसे उम्मीदवार थे जिनका पक्ष और फिर विपक्ष दोनों पार्टी के नेता खुल करके पप्पू यादव का विरोध कर रहे थे। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटी मारने के कयास लगाए जा रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया है। हालांकि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद ललन सिंह ने तमाम तरह के कयासों को खारिज कर दिया और कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और साथ ही रहेंगे, इंडिया वाले किसी मुगालते में न रहे। दरअसल लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर के कवायद तेज हो गई है। एनडीए के साथ साथ इंडी गठबंधन भी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है और जोड़ तोड़ की कोशिश में जुट गई है। सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ फ्लाइट में उनकी तस्वीर सामने आने के बाद कयासों को और भी ज्यादा बल मिल गया है। हालांकि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इन कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है। दोस्तों, वैसे तो यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादा और बड़ा में थोड़ा फर्क होता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है, यूपी में ज्यादा नुकसान हुआ है, बिहार में बड़ा नुकसान हुआ है। जब बिहार में बीजेपी उन सीटों पर हारी है जहां उनके कैडर यानी कि स्वर्ण वोट थे, जबकि उन्हीं वोटरों ने चिराग पासवान को फायदा पहुंचाया है। बिहार में बीजेपी कहां 40 के 40 का दावा कर रही थी और कहां 30 लाने में नाको चने चबाने पर गए। बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी इस दफे 24 सीट पर ही सिमट करके रह गई। जब पाटलिपुत्र लोकसभा सीट आरा और फिर बक्सर में तो बीजेपी को ऐसी हार मिली जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह कहा जा रहा है कि 1990 में कांग्रेस वाली गलती बीजेपी ने बिहार में दोहरा दी, जहां वे अपने कैडर वोटरों को ही भूल गई। इसी का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा, खासतौर पर पाटलिपुत्र, काराकाट और फिर आरा में। यहाँ बीजेपी के समर्थकों ने ही पलटी मार ली। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो फिर इन सीटों पर बीजेपी का विलय रथ नहीं रुकता। इस चुनाव में तकरीबन 1% लोगों को अपने संसदीय क्षेत्र में कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आया। यहाँ लोगों ने नोटा बटन को दबाया। ईवीएम में सबसे ज्यादा नोटा का बटन बिहार के लोगों ने ही दबाया है। जहाँ गौर करने वाली बात है कि नोटा बटन को ईवीएम में अक्टूबर 2013 में ही जोड़ा गया। 17 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था, जिसके बाद नोटा बटन को ईवीएम में जोड़ा गया। इसका मकसद ये था कि उन मतदाताओं को भी पोलिंग बूथ लाया जा सके जो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं और उनका ये फैसला गोपनीय रहे। जब बिहार में लोकसभा चुनाव की कुल 40 सीटें हैं, यहाँ सबसे ज्यादा 2.07% लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ पर 1.41% लोगों ने नोटा बटन दबाया है। जब मध्य प्रदेश के इंदौर में 1.41% लोगों ने नोटा बटन को दबाया। जब प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, अकेले मध्य प्रदेश में 2,18,674 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव कल दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि हमें 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों की सीट में बढ़ोतरी हुई है। जब उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या देश में इंडिया का सरकार बनेगी, तो उन्होंने कहा कि प्रयास तो सभी लोग करते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या किसी से बात हुई है, तो इस पर उन्होंने कहा कि वे भी कोशिश कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जिसकी भी बने, हम बस यही कहना चाहते हैं कि बिहार को तत्काल विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसके साथ ही हमने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने और फिर इसे 9वीं सूची में शामिल करने को लेकर के जो मांगे रखी है, उसे तत्काल लागू किया जाए। अगर हमें मौका मिलता है तो फिर हम तत्काल इसको करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब देश में से नरेंद्र मोदी का दौर खत्म हो गया है। हालात क्या है वो देख लीजिए। आज भाजपा बहुमत से काफी दूर चली गई है। अब सहयोगियों के साथ उनके हर हाल में रहना पड़ेगा। वहीं पर तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि आप और फिर नीतीश कुमार दोनों एक ही फ्लाइट में साथ जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमें नहीं है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में 12 सीटें जीती है। ऐसे में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है कि अब नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि आखिर सरकार बनेगी किसकी। जहां एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, यह उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। जहां हालांकि नीतीश कुमार की दिल्ली आने से पहले ही बिहार से लेकर के पूरे देश भर में सियासत गर्म हो गई, क्योंकि वे तेजस्वी यादव के साथ एक ही फ्लैट में बैठकर किया, जो सोशल मीडिया पर जम करके तस्वीर वायरल हुआ। दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी ये कह डाला कि सब साथ है, हम साथ हैं और पीएम मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए ने 292 सीट पीएम मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सीटें एनडीए ने जीती है।
जब पीएम मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, सब साथ साथ हैं। लोकसभा चुनाव में परिणाम भले ही एनडीए के लिए बड़ा फायदेमंद नहीं रहा हो, लेकिन बिहार में जदयू को इससे बड़ा फायदा मिला है। जब चुनाव से पहले यह माना जा रहा था कि अगर परिणाम बेहतर नहीं रहे तो फिर जदयू का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है, लेकिन चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन जदयू ने किया उससे पार्टी में ऊर्जा भर गई है। इसी का नतीजा है कि अब पार्टी ने साफ कर दिया है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव रिजल्ट ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का मार्ग भी सेट कर दिया है। ये मार्ग भी तय कर दिया है, रास्ता तय कर दिया है कि किधर से जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। यह नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को कहा कि बिहार को विशेष पैकेज और मदद मिलनी चाहिए। हम लोगों की ये मांग आज भी कायम है, बहुत पहले से चल रहा है। जब बिहार में एनडीए के प्रदर्शन ने ये साबित कर दिया है कि नीतीश के नेतृत्व के प्रति जनता का भरोसा उसी तरह से कायम है जो साल 2005 और 2010 में हुआ करता था। दोस्तों, चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सरकार बनाने को लेकर के हलचल तेज हो गई है। जी हां, पटना से दिल्ली तक बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। कल शाम दिल्ली में बैठक हुई, सीएम नीतीश कुमार की अलग बैठक हुई एनडीए के साथ, इधर महागठबंधन का यानी कि इंडिया अलायंस का अलग बैठक हुई। वहीं पर एनडीए गठबंधन की बैठक में लोजपा रामविलास के चिराग पासवान समेत जदयू के कई नेता शामिल थे। इस बीच नीतीश कुमार को ऑफर भी मिलने शुरू हो गए। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कड़ा फैसला लें। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए सीएम नीतीश कुमार साथ आए। उधर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी बहुमत से दूर हो गई है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की पहल करें। उन्होंने कहा था कि पहले मैं गठबंधन के सारे दलों से बात करूंगा, इसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा, मगर आज तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने की बात की है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा, इंडिया गठबंधन को राम का आशीर्वाद मिला है, बीजेपी बहुमत से कोसों दूर चली गई है, जो सहयोगी हैं अब उस पर निर्भर है। हमें खुशी है कि हमारा जो प्रयास था उसमें हम लोग कामयाब हुए। हमारी उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाए। उधर नीतीश कुमार के घर पर हुई बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया है और इंडिया का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां तक एक तरफ पीएम मोदी को जाता है तो वहीं पर दूसरा श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जाता है। आज मैं और फिर मेरी पार्टी के सभी सांसदों ने उनसे मिल करके उनका धन्यवाद किया है, जहाँ उनको बधाई दी और फिर उनका आशीर्वाद लेने आए थे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता खत्म हो चुकी है और अब अलग अलग राज्यों में बहुप्रतिशत सरकारी नौकरी की भर्तियां शुरू होने वाली है। इसी बीच खबर है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों के पदों पर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह उम्मीद है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इस भर्ती के जरिए बिहार हेल्थ सब सेंटर और फिर हेल्थ वेलनेस सेंटर में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। जो भी उम्मीदवार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं वे जान लें कि इन पदों पर किसी और फिर कैसे मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर वैकेंसी निकाली थी, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया था। इसकी वजह ये थी कि इसमें एक भी पद सामान्य वर्ग के लिए नहीं था। पिछली बार जब इसी भर्ती की अधिसूचना जारी की गई थी तो फिर इसमें ईडब्ल्यूएस के 223 पद, ओबीसी के 1676 पद और 1509 पद अनुसूचित जाति के थे। विवाद के बाद इस भर्ती के रद्द कर दिया गया था। अब नए सिरे से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, बिहार में अगर आप किसी व्यक्ति से जमीन खरीदते हैं तो फिर आप आंख बंद करके भरोसा ना करें। जी हाँ, क्योंकि बिहार में कई सारी ऐसी जमीन ब्रोकर जमीन बेचते हैं जहां पर धांधली हो सकते हैं। इस धांधली से बचने के लिए आपको 4 कागजातों की मांग करनी चाहिए। बिहार में जमीन खरीदते समय आप 4 कागज जरूर मांगे। जमीन का खतियान, जी हाँ, बिहार में जमीन खरीदने से पहले आपको जमीन का खतियान की मांग करनी चाहिए। इससे जमीन की पूरी डिटेल्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। वहीं पर जमीन की जमाबंदी, जी हाँ, बिहार में जमीन खरीदते समय आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान में जमीन की जमाबंदी किसके नाम पर है। आपको बता दूं कि जिसके नाम से जमीन की जमाबंदी होती है उसे ही जमीन बेचने का अधिकार होता है। वहीं पर जमीन की रजिस्ट्री पेपर, जमीन खरीदने से पहले आपको जमीन की रजिस्ट्री पेपर की जांच अवश्य करनी चाहिए। याद रखें कि जमीन के कई मालिक भी होते हैं। वहीं पर बात करेंगे जमीन की लगान रसीद। जी हाँ, बिहार में जमीन खरीदने से पहले आपको जमीन के नए लगान रसीद की मांग करनी चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि जमीन का रसीद किसके नाम से कट रहा है और तथा जमीन पर कोई लगान तो नहीं है। इस तरह से आप जमीन की पहचान कर सकते हैं।
बिहार लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो उन्होंने कहा है कि ना बिहार और ना ही देश में मोदी मैजिक चला है। मोदी मैजिक पूरी तरीके से फेल हो गया है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में भाजपा के 400 पार के नारे की हवा निकल गई है। उन्होंने देश की जनता के फैसले का स्वीकार करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन के प्रति जनता से मिले सहयोग तथा समर्थन के लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं लोकसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी के सभी पदाधिकारियों एवं समर्थकों का आभारी हूँ, जिन्होंने हम पर विश्वास बनाए रखा और फिर देश के संविधान और फिर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हमारा साथ दिया। उन्होंने भरोसा दिया है कि जनता की सेवा और फिर निषाद समाज के आरक्षण सहित उनके हितों की लड़ाई के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मुकेश सहनी ने इस परिणाम के लिए इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों और फिर कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया है और अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन ने अपनी सीटें बढ़ाई है, जब मतदाताओं ने अपना विश्वास महागठबंधन पर बढ़ाया है। उधर मुकेश सहनी ने कहा कि इस चुनाव में संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में इंडिया गठबंधन विजय हुए हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि आने वाले समय में भी निषाद आरक्षण की लड़ाई और फिर सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर के ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और फिर आगे भी जीतेंगे। उन्होंने एक बार फिर से मतदाताओं और फिर कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। इस बार के चुनाव में बिहार की भी कुछ सीटें हॉट सीट बनी हुई थी और इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की चर्चा पूरे देश में हुई है। ऐसा ही एक सीट थी पूर्णिया। बिहार की पूर्णिया सीट का परिणाम सामने आ चुका है। इस बार यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पप्पू यादव ने जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही उन्होंने एक नया इतिहास भी रच दिया है। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव ने जीत का झंडा फहरा दिया है, जहाँ उन्होंने कांटे के मुकाबले में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेडीयू के संतोष कुशवाहा को 23,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। वहीं पर आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। 2010 के बाद ये पहला मौका जब बिहार की किसी सीट से कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीता हो। 2019 के चुनाव में संतोष कुमार कुशवाहा ने कांग्रेस उम्मीदवार उदय सिंह को हराया था। यह साल 2010 में बिहार के बांका लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के बाद ये पहला मौका है जब बिहार की किसी सीट से कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत करके संसद पहुंचेगा। यह चुनाव से पहले ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था, मगर कांग्रेस ने जब पूर्णिया से टिकट नहीं दी तो फिर निर्दलीय मैदान में उतर गए। पप्पू यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में तीसरी और फिर कुल मिलाकर के चौथी जीत हुई है, जब पप्पू इससे पहले भी 2 बार निर्दलीय सांसद रहे हैं और फिर दोनों ही बार वह पूर्णिया सीट से ही संसद तक का रास्ता तय किया था। जब पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से 1991 और फिर 1999 का चुनाव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता था। मतगणना से पहले पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी थी, जब उन्होंने कहा था कि हम कैरेक्टर और फिर अधिकारी के साथ सहयोग करना चाहते हैं। मतगणना पारदर्शी होनी चाहिए, मरता क्या ना करता। यदि जबरदस्ती लोकतंत्र की हत्या होगी तो फिर महाभारत का संग्राम होगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए पूर्णिया और फिर बिहार का हर एक कार्यकर्ता कल मरने के लिए तैयार हो जाएगा। कफन बांध करके निकल गए। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में अपना जादू चला दिया है और पार्टी ने कमाल की जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी इस वक्त बीजेपी की सहयोगी वाली पार्टियों में से एक है। ऐसे में अब जीत के बाद वह संसद में पहुंचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर बिहार से मिली दूर पहाड़ों में कंगना रनौत ने भी जीत दर्ज की है, वो भी संसद में आने वाली है। तो ऐसे में अभी हम आपको याद दिलाएंगे कि कैसे कंगना रनौत और चिराग पासवान एक वक्त में साथ में काम किया था। हालांकि ये फिल्म पर्दे पर बुरी तरीके से असफल रहे, फेल थे। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर वह कौन सी फिल्म थी जिसमें चिराग पासवान और कंगना रनौत दोनों साथ में काम किया था। आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने राजनेता बनने से पहले अभिनय की दुनिया में करियर बनाने की कोशिश की थी, यानी कि फिल्मी दुनिया में। नीली आंखों वाले चिराग पासवान ने फिल्म में भी हाथ आजमाया था। जब 2011 में उन्होंने फिल्म मिले ना मिले हम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में चिराग पासवान ने लीड एक्टर का रोल किया था और उनके अपोजिट में कंगना रनौत। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन तनवीर खान ने किया था। टीवी एक्टर अनुज सक्सेना ने इसे प्रोड्यूस किया था। जब फिल्म में कंगना रनौत ने एक टेनिस प्लेयर का रोल किया था। जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी थी, यानी कि फ्लॉप हो गई थी और चिराग पासवान ने अभिनय करने का इरादा ही बदल दिया था। इसके बाद वे राजनीति में अपना भविष्य संवारने लगे। चिराग पासवान ने कहा था कि थैंक गॉड ये फिल्म में मैंने उस वक्त की आज कर रहा होता तो फिर कंगना जिस तरीके से नेपोटिज्म का इश्यू हाईलाइट करती है, मेरी तो रोज क्लास लगती। चिराग पासवान ने मजाकिया अंदाज में ये बात कही थी। इस शो में चिराग पासवान ने कहा था कि लोगों को मैं और कंगना रनौत एक साथ पसंद नहीं आए, पर मुझे उम्मीद है कि हम दोनों एक साथ संसद में आने वाले हैं। अब चिराग पासवान की ये बात बिल्कुल भी सच साबित हो गई है, क्योंकि कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल कर ली है। वहीं पर चिराग पासवान ने भी जीत हासिल कर ली है इस बार, यानी कि इस बार दोनों फिर से साथ में आने वाले हैं, साथ में संसद में बैठने वाले हैं।
लोकसभा चुनाव में आखिरकार आरजेडी के पिछड़ने की वजह क्या है? क्या परिवारवाद आरजेडी की नैया को डुबोने वाला है? दरअसल आरजेडी पर शुरू से ही परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा। इस बार भी आरजेडी ने लालू परिवार के सदस्यों को चुनाव में ज्यादा महत्व दिया। एक और जहां लगातार तीसरी बार पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती चुनावी मैदान में है, तो वहीं पर सारण लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य को टिकट मिला। रोहिणी आचार्य पहली बार राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही है और सीधे लोकसभा का टिकट मिलना बड़ी बात है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में आरजेडी के खराब प्रदर्शन को देखते हुए एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल उठने लगे हैं कि आरजेडी परिवारवाद से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है? आरजेडी हमेशा परिवार को ही आगे बढ़ाने में क्यों सोच रही है, वो भी एक ही परिवार, सिर्फ लालू परिवार? क्योंकि आरजेडी पार्टी है और पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है। पार्टी एक परिवार से नहीं चलती है, बल्कि पार्टी क्षेत्र और फिर राज्य के लोगों से ही चलती है, क्षेत्र, राज्य और देश के लोगों से चलती है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक परिवार, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हर चुनाव में अपने किस परिवार के किसी न किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतारते हैं और चुनाव लड़ाते हैं। अभी तक लालू एंड फैमिली से 8 लोग चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, यानी कि लालू के परिवार से ही सिर्फ 8 लोग चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, यानी कि परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि सच में लालू परिवार यानी कि लालू प्रसाद यादव परिवार को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, देश की या फिर राज्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ परिवार आगे आए, परिवार ही सांसद विधायक बने? ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने फिर से वापसी कर ली है, यानी कि जदयू ने वापसी कर ली। वापसी का मतलब स्ट्राइक रेट से है। जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से बेहतर नंबर के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का परफॉर्मेंस रहा है और इसी के साथ हवा उठ चली है कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं। इस हवा में इतना दम इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के खत्म होने के पहले तक कहा था कि 4 तारीख को चाचा कुछ बड़ा करेंगे और अब चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने के लिए जदयू जैसे क्षेत्रीय दलों का साथ अपहार्य है। तो फिर क्या एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के दिल्ली से लौटे नीतीश कुमार फिर से वैसा करने वाले हैं? सभी की नजर इस पर बैठी हुई है। जब अब की बार 400 पार की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनसभा में 4000 पार तक कह चुके थे, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा के कई नेताओं के साथ जदयू भी नहीं चाहता था कि ऐसा कोई भी नंबर आ जाए। जहाँ उतनी बड़ी संख्या का मतलब होता कि भाजपा अकेले सरकार बनाने की स्थिति में होती और उस हालात में कोई भी बड़ा दल क्षेत्रीय दलों को तवज्जो नहीं देता। यही भाजपा से भी क्षेत्रीय दलों को डर रहता है, जब कांग्रेस के साथ रहने वालों को भी इससे यही डर रहता है। ये डर गैर वाजिब भी नहीं है। जब खैर भाजपा के अंदर भी पीएम मोदी के खेमे को छोड़ दे तो फिर बहुत सारे नेता अंदर ही अंदर चाहते थे कि जीते तो, लेकिन डंब वाला नहीं। अच्छा, यही हुआ और बहुमत के लिए 272 का जादुई आंकड़ा छूना और मौजूदा एनडीए गठबंधन इससे पार है, लेकिन इस डर के साथ है कि कोई साथ ना छोड़ जाए। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे से स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बिहार में अभी भी बरकरार है और जाति की दीवार को तोड़ते हुए लोगों ने ब्रांड मोदी के नाम पर जमकर के वोटिंग की है। जब 30 सीट के साथ बिहार में एनडीए का प्रदर्शन मुख्य तौर पर बेहतर रहा है, जब फैक्टर रहा है, जिसके कारण देश में नरेंद्र मोदी तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू का जो प्रदर्शन रहा है, जहाँ उससे यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि जनवरी में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर के एनडीए में जो आने का फैसला किया था वह बिल्कुल भी सही था। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी के 16 सांसद थे और उस दौरान सभी ने नीतीश कुमार से वापस एनडीए में आने की अपील की थी, क्योंकि उन सभी का मानना था कि अगर लोकसभा चुनाव में उन्हें दोबारा चुनाव चुन करके आना है तो फिर उन्हें ब्रांड मोदी की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि 2019 में देखने को मिला था। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन के प्रदर्शन पर नजर डाले तो तेजस्वी यादव के जबरदस्त प्रचार प्रसार के बावजूद भी राजद को केवल कुछ ही सीट मिली है, जबकि उनकी पार्टी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महागठबंधन में कांग्रेस ने भी 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 3 पर जीत हासिल हुई। महागठबंधन के प्रदर्शन से स्पष्ट होता है कि अगर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में रहते हैं तो फिर हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। जब प्रचार के दौरान भी कई लोगों ने यह माना है कि नीतीश कुमार पिछले कुछ वर्षों में लगातार पलटते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी विश्वसनीयता में कई कमी आई है और यही कारण है कि लोग उन्हें या फिर उनकी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे। लेकिन ये लोकसभा चुनाव देश का चुनाव था, जहाँ जेडीयू इस बार बीजेपी के साथ थी, तो फिर बिहार में लोगों ने जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को वोट दिया था।
दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए इस बार लोकसभा चुनाव 2024 महत्वपूर्ण रहा है। उनकी बेटी मीसा भारती ने पाटलिपुत्र और रोहिणी आचार्य ने सारण से चुनाव लड़ा। इस बीच उनके छोटे बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले तेजस्वी यादव ने पहली बार आम चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन का बिहार में नेतृत्व किया। तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी ने बिहार की 26 सीटों पर चुनाव लड़ा और फिर 4 सीटों पर जीत दर्ज की। 4 सीटों में पाटलिपुत्र भी शामिल है, जहां से लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती जीत दर्ज की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। ऐसे में आरजेडी के लिए ये चुनाव किसी संजीवनी से कम नहीं है। तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो पार्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इस बार के आम चुनाव में तेजस्वी यादव ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मंच तैयार कर दिया है। इस चुनाव में जिस तरह से ग्राउंड पर उतर करके तेजस्वी यादव ने काम किया, उससे राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव बिहार में नीतीश कुमार या फिर भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ सीएम के लिए संभावित विपक्षी उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। आपको बता दूं कि आरजेडी और फिर उनके सहयोगियों, जिनमें कांग्रेस और फिर सीपीआई-एमएल शामिल है, उन्होंने 40 में से 9 सीट हासिल की है। तेजस्वी की राजनीतिक यात्रा में उतार चढ़ाव भरे रहे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जहां आरजेडी ने जेडीयू के साथ गठबंधन किया था, वे डिप्टी सीएम के पद पर कार्यरत थे। जब नौकरी, रोजगार, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके तेजस्वी ने युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है। जब लोकसभा चुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव ने प्रभावी ढंग से बिहार की जनता को यह संदेश दिया है कि उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में 17 महीने में 5 लाख नौकरियां युवाओं को दिया है। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को संविदा पर बहाल शिक्षकों और फिर अतिथि शिक्षकों से समान व्यवहार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने बुधवार को बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण ने याचिका पर निपटारा करते हुए कहा कि संविदा पर बहाल शिक्षक और फिर अतिथि शिक्षक समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और फिर उनके बीच कोई भी अंतर नहीं है। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वे 1 महीने के भीतर अतिथि शिक्षकों को रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और फिर अनुबंधन शिक्षकों के लिए जाने वाले अधिकतम 25 अंक देने पर अंतिम निर्णय लें। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि मतदाताओं ने कुछ अपवादों को छोड़कर के पार्टी बदलने वाले उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर नकार दिया है। शिवहर में जीतने वाले लवली आनंद और फिर औरंगाबाद में जीतने वाले अभय कुमार सिन्हा जैसे बागी उम्मीदवार विजय हुए यानी कि जीते, जबकि हारने वालों में बीमा भारती और मोहम्मद अली अशरफ फातमी शामिल है। आपको बता दें कि इस चुनाव के नतीजे से पता चलता है कि बिहार में जनता ने दल बदल करने वाले दल बदलू नेताओं के बड़े पैमाने पर नकार दिया है। एक दिलचस्प अपवाद पूर्णिया का है। यहाँ एक बागी उम्मीदवार पप्पू यादव हैं जो जीत हासिल की है। जब बिहार की जनता से 6 दल बदलुओं में से 4 को नकार दिया, या 3 उम्मीदवार नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। 2 ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस और फिर राजद ज्वाइन की। 1 राजद से जदयू में चला गया। दल बदलुओं में जीतने वालों में शिवहर से जेडीयू की लवली आनंद, औरंगाबाद से राजद के अभय कुमार सिन्हा शामिल है। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जेडीयू के दल बदलू राजद प्रत्याशी बीमा भारती को हराया। लवली आनंद मार्च में आरजेडी छोड़कर के जेडीयू में शामिल हो गई थी। जब जेडीयू ने लवली आनंद को शिवहर से मैदान में उतारा, उन्होंने आरजेडी की ऋतु जायसवाल को 29,143 वोटों से पीछे छोड़ते हुए 4,76,612 वोटों से जीत हासिल की। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी का रमा देवी ने 6,06,581 वोटों के साथ सीट पर कब्जा जमाया था। आरजेडी के सैयद फैसल अली सिर्फ 60.6% वोट शेयर हासिल किया था। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया है। उन्होंने सभी 5 सीटों पर महत्वपूर्ण अंतर से जीत हासिल की है। इसके साथ ही हाजीपुर में मिली जीत से चिराग पासवान गदगद है। चिराग पासवान ने अपने पिता की विरासत को संभाल लिया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट था। इस लोकसभा चुनाव 2024 में भी लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने उसी तेवर को बरकरार रखा और चुनाव में 5 में से 5 सीटें जीत करके स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत को संभाल लिया है। लोजपा रामविलास ने हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, वैशाली और खगड़िया लोकसभा का चुनाव अच्छे अंतर से जीत हासिल किया है। बिहार के संदर्भ में नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से बेहतर है। दरअसल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीट पर जीत की। वहीं पर नीतीश कुमार की पार्टी ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत दर्ज की।
दोस्तों, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जदयू कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान विजय चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी लोकप्रियता और फिर उनके द्वारा किए गए कर्मों की ही फल है कि आज ये रिजल्ट आया है। मुख्यमंत्री के 20 साल के शासन के बाद भी आज तक कभी एंटी कंबेंसी फैक्टर सामने नहीं आया है। आने वाले समय में भी एनडीए का ही भविष्य उज्जवल है। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि महागठबंधन छोड़कर के एनडीए के साथ जाने के नीतीश कुमार के फैसले को बिहार की जनता ने अनुमोदन कर दिया है। नीतीश कुमार जी जो विकास की नीति है उसका भी बिहार की जनता ने अनुमोदन कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने संपर्क किया, उनके लिए नीतीश कुमार दिल्ली चले गए। जब विजय चौधरी ने कहा कि ये सब भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में ही बने रहेंगे। हम कहीं भी अपने वसूलों से समझौता नहीं करते हैं। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने और फिर मंत्री जमा खान के बयान पर उन्होंने कहा कि यह हर कार्यकर्ताओं की ख्वाहिश है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद किंग मेकर की भूमिका में आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी से तगड़ा मोल भाव करने वाली है। जेडीयू ने देश में जातिगत जनगणना कराने और फिर बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिलाने के साथ ही केंद्रीय मंत्री परिषद में कम से कम 5 मंत्री पद की मांग की है। यह बताया जाता है कि नीतीश कुमार की केंद्रीय कैबिनेट में रेलवे, ग्रामीण विकास और जल संसाधन जैसे अहम मंत्रालय पर नजर है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुलाई गई एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने बुधवार को दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मंगलवार को जारी हुए नतीजे में एनडीए को 292 सीटों पर जीत मिली। हालांकि बीजेपी इस बार बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर रही और 240 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। ऐसे में पीएम मोदी को देश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगी दलों का साथ जरूरी है। इस स्थिति में 12 सीटें जीतने वाले जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार का रोल अहम हो जाता है। जेडीयू के एक नेता ने नाम न लेने के शर्त पर बताया है कि बिहार में विकास के बयार बढ़ाने के लिए जेडीयू नेतृत्व केंद्रीय कैबिनेट में कुछ अहम मंत्रालय चाहता है ताकि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए क्षेत्र में तेजी से काम किया जा सके। दोस्तों, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बुधवार को इंडिया ब्लॉक की बैठक खत्म हो गई। जब बैठक भी हुई और खत्म भी हुई, इस बीच मीडिया से रूबरू होते हुए बिहार के विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने अजीबोगरीब बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव बिहार के किंग मेकर कहा जाने वाले सीएम नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी बात कह दी है। उन्होंने अभी अपनी मधुर बयानों में सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि नीतीश कुमार तो किंग मेकर है, इतना तो कर ही सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए के पास संख्या बल है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी सरकार बनाए वो बिहार पर विशेष ध्यान दें। जब बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा देना चाहिए। हमारी कैबिनेट ने 75% आरक्षण को अनुसूची 9 में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। अगर नीतीश कुमार किंग मेकर है तो फिर कम से कम बिहार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के एक लौते निर्दलीय सांसद चुने गए पप्पू यादव को कांग्रेस ने अपना मान लिया है। जब महागठबंधन में अपने 9 ही नहीं बल्कि 10 सांसद मानते हुए कांग्रेस ने पप्पू यादव को अपना साथ गिन लिया है। ये गिनती भी किसी और ने नहीं बल्कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने की है। अखिलेश सिंह समेत कांग्रेस के कई नेता पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री के खिलाफ बताए जाते थे और जब प्रदेश अध्यक्ष की दखल के बावजूद भी पप्पू यादव ने पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने की जिद नहीं छोड़ी तो फिर पार्टी ने बकायदा राष्ट्रीय प्रवक्ता को पटना बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हुए कहा था कि पप्पू यादव ने कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। तो फिर वे कांग्रेस मुख्यालय चाय नाश्ता करने आए थे। पप्पू यादव की सीट जोड़ करके हम लोगों ने 10 सीटें जीती। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा का परिणाम अपेक्षा के अनुरूप तो नहीं आया, लेकिन पिछली बार हम लोग 1 सीट जीते थे, इस बार 3 सीट जीते हैं। महागठबंधन 9 सीट जीता और पप्पू यादव की पूर्णिया सीट को जोड़ दे तो फिर 10 सीट जीते हैं। भाजपा 17 में से 12 और नीतीश कुमार की पार्टी 16 में से 12 पर आ गई है। हमने पहले ही कहा था कि एग्जिट पोल एक धोखा है। चुनाव परिणाम के बाद सबका पोल खुल गया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक ही फ्लाइट में सफर किया। दोनों नेता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए एक ही फ्लाइट में उड़ान भर करके रवाना हुए। दोनों ही नेताओं की फ्लाइट के अंदर बात करते हुए एक फोटो भी वायरल हो रही है, जिस पर अब तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारा सलाम दुआ हुआ, मेरी सीट पीछे थी, बाद में उन्होंने मुझे आगे बुलाया। ये सब बातें समय पर की जाती है, ये सारी बातें बाहर नहीं की जाती है, बताई जाती है। बाकी क्या होता है ये देखते रहिए। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि इंडिया गठबंधन केंद्र में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगा तो फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा धैर्य रखें, इंतजार करें और फिर देखें।
लगातार तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जब वे 8 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे, उनके शपथ ग्रहण समारोह की तारीख 8 जून है, तारीख सामने आ गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर 8 ही तारीख क्यों, कोई दूसरी तारीख क्यों नहीं? तो ऐसे में आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब 8 तारीख को महत्व दिया जा रहा हो, जब बल्कि अक्सर कई बड़े कार्यक्रम 8 तारीख या फिर 8 से जुड़ी हुई तारीख पर ही होते हैं। दरअसल नोएडा के अंक शास्त्री राहुल सिंह का कहना है कि अंक शास्त्र में तारीख और फिर अंकों का काफी महत्व होता है, क्योंकि 8 अंक ज्योतिष में शनि ग्रह का प्रतीक होता है, जो कि न्याय के साथ ही राजयोग का प्रतीक है। ऐसे में 8 तारीख को पीएम मोदी का शपथ लेना हर तरह से शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि 8 तारीख का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा भी 8 नवंबर की रात 8 बजे की थी। इसके बाद 26 सितंबर को डिजिटल इंडिया ड्राइव लॉन्च किया था, यानी कि 2 और 6 का जोड़ा 8 होता है। इसी प्रकार पीएम मोदी का जन्म भी 17 सितंबर को हुआ था, यानी कि 7 और 1 8 होता है। इस प्रकार 8 अंक का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 9 जून से राज्य के यानी कि बिहार के सभी स्कूलों में टाइम टेबल बदल दिया जाएगा। यह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से राय मांगी है। नए टाइम टेबल के तहत स्कूल सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक या फिर सुबह 7 बजे से 12 बजे तक चलेंगे। ये बदलाव 9 जून से पूरे जून महीने तक चलेगा। जी हाँ, फिलहाल 8 जून तक हीट वेव के कारण स्कूल बंद है। जब बिहार में बढ़ते तापमान और फिर लू को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि सुबह जल्दी स्कूल खोलने से बच्चे को गर्मी से राहत मिलेगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यवाहक पीएम मोदी और फिर राष्ट्रपति के लिए भागलपुर का खास जर्दालू आम भेजा है। जर्दालू आम अपने स्वाद की वजह से देश दुनिया में फेमस है। खास करके ये अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 2007 से हर साल जर्दालू आम का स्वाद चखते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार गठन के खास मौके पर पीएम और फिर राष्ट्रपति को उसको बिहार से जर्दालू आम भेजा गया हो। नीतीश कुमार की ओर से ये उपहार खास तौर पर भेजा जाता है और फिर इसी कड़ी में ये उपहार आज इन्हें भेजा गया है। जब भागलपुर के जर्दालू आम इतना मशहूर है कि उसे जीआई टैग तक मिल चुका है। जब देश के साथ साथ विदेश में भी जर्दालू आम की काफी ज्यादा डिमांड होती है। जब ये आम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अलावा कई खास अतिथियों को भेजा जाता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपके लिए खुशखबरी है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीवी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।